निर्भया की मौत की खबर आई सिंगापुर से जब उस दिन और उसके अगले दिन मैंने 2 शो बनाए और फिर निर्भया के आखिरी सफ़र का शो लिखा और बनाया। तो पहली बार मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तू 2-4 दिन की छुट्टी ले ले और कहीं चला जा। तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्हें ये लगा था कि पता नहीं वो पूरी जो इंसिडेंट था वो मेरे जहन पे बड़ा असर कर गया है, और ये शायद फैक्ट था क्योंकि उस वक्त मेरे बर्ताव से, तमाम चीज़ों से ये लगने लगा था लोगों को। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि चाहे ऑफिस हो, घर हो, बाहर हो, मार्केट हो, बाज़ार हो, सड़क हो, उस दौरान मैं कहीं भी जाता था तो पहले 10-12 दिन लोग सिर्फ यही पूछते थे, क्या वो कैसी है, ठीक तो हो जाएगी, क्या हुआ उसको। और जबकि उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन शायद वो हर घर की थी। हर घर ने उसका अपना एक नाम रखा था, जैसे मीडिया ने निर्भया रखा था, और ऐसा लगता था जैसा कोई अपने घर की हो, बिल्कुल करीबी हो। तो ये चीज़ें थी, और जिस तरीके से फिर पूरा गुस्सा देश में उठा इसको लेकर, वो भी कभी मैंने देखा नहीं उससे पहले। तो इसलिए ये कहानी हमेशा मुझे झकझोर कर रख देती है, और बड़ा इससे मैं उस वक्त अजीब सा एक असर भी हुआ था। पर आज भी जब भी सोचता हूँ तो ऐसे ही कुछ होता है। 16 दिसंबर की ये कहानी है, लेकिन मीडिया में पहली बार ये रिपोर्ट जब आई थी वो करीब 2 दिन बाद 18 दिसंबर। उसकी वजह ये थी कि हम लोग भी इतने ऐसे हो गए हैं कि अब रेप वेप की कहानी जो होती है बड़े नॉर्मल हम लोगों के लिए हो गई। ऐसा लगता है यार हर दिन तो ये होता रहता है, 5-6 केस तो दिल्ली में हो जाते हैं, बाकी हिंदुस्तान में इतने हज़ारों केस हर साल होते हैं। तो इसमें क्या है? और शायद ये वजह है कि पहले 24 घंटे तक इस स्टोरी को किसी ने लिया भी नहीं, कवर भी नहीं किया, क्योंकि इसे एक आम रेप केस, और मैं इसके लिए मीडिया को भी पूरी तरह से इससे जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें लगातार डेली हर दिन होता है और ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है ये रेप, मर्डर, एक्सीडेंट, तो धीरे धीरे फिर आप उसमें लगता है कि इसमें क्या है, नया क्या है। अजीब सी चीज़ है, लेकिन सच यही। तो इस केस के साथ भी शुरुआत में ऐसे ही हुआ था, लेकिन जब कहानी पूरी तरह से बाहर आई तब मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान क्या और हिंदुस्तान के बाहर जैसे आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसने भी सुना उसका कलेजा छलनी ना हो गया। और मैं उन कुछ लोगों में से एक था जो सफदरजंग के हॉस्पिटल में भी गया था, और मुझे डेट याद है 19 दिसंबर था वो। एक वहाँ पे जो इमरजेंसी आईसीयू में डॉक्टर थे वो मेरे पुराने जानकार थे, जानने वाले, तो उनसे बड़ा फ़ोन करके गया था, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था आईसीयू के अंदर तो चूँकि जा नहीं सकते थे, बाहर से उन्होंने मुझे दिखाया। तब मैंने पहली बार निर्भया को देखा था सफदरजंग के आईसीयू में। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई उसकी, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा आगे। कहानी 16 दिसंबर से शुरू होती है। निर्भया एक आम लड़की देहरादून में पढ़ रही थी, फिर दिल्ली में एक कॉलेज से इंटर्नशिप कर रही थी, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। उसका एक दोस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता था, तो ये दोनों दिल्ली में मिलते हैं। 16 दिसंबर का दिन, तारीख संडे का दिन था। वो पालम गांव में रहती थी निर्भया अपने माँ बाप के साथ। दोपहर के बाद करीब 4 बजे दोनों में फ़ोन पे बात होती है, और उस दिन ये था कि आज संडे की छुट्टी है तो पिक्चर देखने चलते हैं। तो निर्भया और उसका दोस्त दोनों घर से ये नहीं बताते कि वो पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो कहती है अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। तो वो निकलती है और फिर उसका दोस्त मिलता है, और दोनों साकेत में एक मॉल है बहुत फेमस, वहाँ पे जाते हैं।
और इनका असल में इरादा जो था वो पिक्चर देखनी थी उस दिन तलाश, आमिर खान और नवाज की फिल्म थी जो, तो इनको तलाश देखनी थी। लेकिन वहाँ जब पहुँचते हैं तो संडे की वजह से और फिल्म रिलीज़ हुई थी तो भीड़ बहुत थी, तो इन्हें तलाश की टिकट नहीं मिलती। तो ये फिर इवनिंग शो था, दोनों लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। उन्होंने कहा कि अब आ ही गए हैं तो कोई पिक्चर देख कर ही जाते हैं। तो तलाश देख नहीं पाए तो लाइफ ऑफ पाई देखते हैं। लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद रात करीब 9:15 बजे के आसपास फिल्म खत्म होती है। दोनों बाहर निकलते हैं, ऑटो पकड़कर जाना चाहते हैं घर। दिल्ली में एक बड़ा सिंपल है, ऑटो वाला अगर आपको मिलता है तो उसमें से जनरली ज़्यादातर मीटर से कोई जाने को तैयार नहीं होता, वो सीधा अपना रेट बता देता है, इतने पैसे लगे। दोनों स्टूडेंट, उन्होंने मोल तोल किया, कोई तैयार नहीं हुआ पालम गांव तक छोड़ने के लिए निर्भया के घर। तो एक ऑटो वाला खैर इन्हें वहाँ से किसी तरीके से मुनीरका बस स्टैंड तक छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं मुनीरका से कोई बस ले लें। मुनीरका बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तब करीब रात के 9:30 बजे। कोई ऑटो वाला वहाँ से भी जाता नहीं है, कोई बस भी नहीं रहती। तभी एक वाइट रंग की चार्टर्ड बस वहाँ पे आती, उसके शीशे काले और शीशे के ऊपर पर्दा भी बस में। तो ये खड़े ही हुए थे कि बस से ही कोई लड़का आवाज़ देता है कि कहाँ जाना है। आमतौर पर जो पूछते हैं तो बताते हैं कि मुझे पालम गाँव जाना है। तो बस वाला कहता है आओ हम भी उधर ही जा रहे हैं। कि दोनों बस में सवार हो जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि आगे की तरफ से ये चढ़ते हैं बस में 3 लोग पैसेंजर की सीट पे बैठे हुए। एक ड्राइवर था और एक जिस लड़के ने आवाज़ दी थी वो हेल्पर। दोनों बस के आगे की सीट पे तो नहीं, 1-2 सीट छोड़कर पीछे बैठ जाते हैं, जहाँ पे 3 पैसेंजर थे उनसे थोड़ा पीछे जाकर। जब ये बैठ जाते हैं तो वो तीनों, बाद में इन्हें पता चलता है कि वो तीनों कोई मुसाफिर पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो दोनों अकेले उस बस में पैसेंजर है। ये 2 बार टिकट भी मांगता है लेकिन वो लोग टिकट देते नहीं हैं। एक्चुअली वो बस एक तरह से कहें तो जॉय राइड पे निकला हुआ था। बस कंपनी जिसकी भी थी, वो जो ड्राइवर है वो बस को अपने घर ले जाता था और उस दिन छुट्टी थी तो उस बस में 6 लोग सवार थे। और उन्होंने कहा कि चलो आज घूमते। तो उन्होंने शराब वराब खरीदी और बस को यूं ही दिल्ली में घुमा रहे थे। जो 6 था उसका ड्राइवर था राम सिंह के अलावा मुकेश कुमार, विनय शर्मा, इसके अलावा एक जुवेनाइल था, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, ये 6 लोग। तो जब ये दोनों बैठ जाते हैं, जो पैसेंजर की सीट पे 3 लोग बैठे हुए थे वो अचानक फिर तानाकशी चीटाकशी शुरू कर देते हैं। इन दोनों को देखकर, निर्भया को देखकर वो कमेंट्स पास करते हैं। इस पे निर्भया के दोस्त को गुस्सा आता है, वो लड़ता है, बात इतनी बढ़ती है। फिर बाद में वो ये उसे लगता है कि उसे जानबूझ के उकसाया गया था। तो इन तीनों में जब झगड़ा होता है तो अचानक वो लोग उसके दोस्त पे हमला कर देते हैं और उसको रॉड से मारते हैं, लोहे के, बस के अंदर ही रखा हुआ था। तब तक वो अंदर से दूसरा लड़का भी आ जाता है, तब इन्हें पता चलता है कि सारे एक हैं और फिर इसको बुरी तरह मारते हैं एक सर पे। इसी दौरान में उसको रॉड लग जाता है तो वो लगभग बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर वो देखता है कि वो निर्भया को घसीटते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं और बस की लाइट बंद कर देते हैं और निर्भया को बस की पिछली सीट पर ले जाया जाता है। इसके बाद बारी बारी से 6 के 6 लोग निर्भया से रेप करते हैं। इस दौरान में बस लगातार दिल्ली की सड़क पर चली। संडे का दिन है, ऐसा भी नहीं कि रात के 2-4 बजे। सिर्फ 10, 9:30 के बाद करीब 9:35-40 पे ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे तक, मान लीजिए आप 11:30 के आसपास तक, ये बस दिल्ली की 3 थानों के चक्कर काटती है, वसंत विहार, वसंत कुंज और वसंत कुंज नाव। इस दौरान में कई पुलिस चौकी गुजरती है, कई लाल बत्ती गुजरती है, कई पीसीआर वैन वाले भी वहाँ पे गुजरे।
लेकिन किसी को कुछ एहसास नहीं। हालांकि इन लोगों ने बीच में शोर शराबा भी किया, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने के बाद शीशा बंद था, पर्दे शीशे पे, लाइट बंद, और बस घूम रही। करीब 1-1.5 घंटे तक बारी बारी से इन 6 लोगों ने बस की पिछली सीट पर निर्भया के साथ ज़बरदस्ती की। न सिर्फ ज़बरदस्ती की, बल्कि जैसा जानवर भी नहीं करते हैं वैसा किया। मतलब बस जब निर्भया शुरू में जब विरोध कर रही थी तो बस का पाना होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, वो उसके गुप्तांग तक में डाला उन्होंने, और जितना लूट खसोट सकते थे वो सब कुछ किया। उस वहशीपने के बाद जब उनकी पूरी तरह से भूख खत्म हो गई, तब अचानक निर्भया लहूलुहान हो चुकी थी। आलम यह था कि उसकी आंतें पेट से बाहर आ गई थी। तो उन्हें लगा कि किसी ने कहा कि ये मर गई है शायद। तो उन्होंने कहा कि ये मर गई है तो चलो इसके साथी को ही मार देते हैं। उसके सर पे फिर एक और रॉड मारा। मारने के बाद इन्होंने उसके सारे, इस दौरान में निर्भया ने 1-2 बार 100 नंबर पे कॉल करने की कोशिश की थी, फ़ोन वोन उससे छीन लिया। उसके बाद उन्होंने उसके सारे बिलोंगिंग्स, पर्स, मोबाइल, घड़ियाँ, जो भी चीज़ें थी सब कुछ उतार लिया, और लास्ट में दोनों के कपड़े भी उतार लिए। उनके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। 16 दिसंबर, दिल्ली में ठंड का महीना। सारे कपड़े उतारने के बाद फिर ये लोग एक मुनीरका के पास ही फ्लाईओवर है, उसके नीचे थोड़ा सन्नाटा है, सड़क के किनारे झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इन्होंने चलती बस से इन दोनों को नीचे फेंक, चलती बस से नहीं फेंका, पहले इन्होंने नीचे फेंका बस स्लो करके। और उसके बाद इनका प्लान ये था कि इनको सड़क पर फेंकने के बाद उसके ऊपर बस चढ़ा दें और बस से कुचल दें ताकि एक्सीडेंट लगे। लेकिन जब उन्होंने नीचे फेंका तो इसका दोस्त थोड़ा सा होश में था और निर्भया पूरी तरह से बेहोश थी। वो किसी तरह से हाथ पकड़ के निर्भया को सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ घसीट ले गया, और उसके घसीटने से बस का जो पहिया है वो उनसे दूर रह गया, और वो तेजी में बस को भगाते हुए वो भी घबराए गए। उनके जाने के बाद रात करीब 11:30 का वक्त है। इसके पास कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, दोस्त के पास भी, और दोनों पूरी तरह से उनके बदन पे कोई कपड़ा नहीं। इस दौरान में ये जितनी कोशिश कर सकता है हाथ उठाकर और चीख कर लोगों से मदद, और ज़्यादा दूर भी नहीं, सड़क के बिल्कुल किनारे। इस लड़के का बयान था कि इसके बाद वहाँ से दर्जनों ऑटो गुजरे, दर्जनों गाड़ियाँ गुजरे, कुछ लोग गुजरे, कारें गुजरी, पर कोई रुका नहीं, किसी ने मदद नहीं। लोग देखते एक बगैर कपड़े के लड़का लड़की दोनों इंजर्ड लहूलुहान, उसके बाद आगे निकल जाए। एक किसी तरीके से इंसान गुजरा जो थोड़ा सा मददगार साबित हुआ। उसने इन दोनों की हालत देखी, उसने 100 नंबर पर कॉल किया। थोड़ी देर के बाद अचानक 3 पीसीआर की जिप्सी उस जगह पर पहुंची। पीसीआर की जिप्सी आती, इन दोनों को देखती है, हालत बेहद ख़राब। अब यहाँ पे भी एक दूसरी चीज़ देखिए आप, कि पीसीआर की जिप्सी जो तीनों आई, ये अलग अलग, मैंने बताया कि आपको 3 थानों के हद से ये गुजर रही थी बस। तो उन 3 पीसीआर की जिप्सी में पहले ये नहीं था कि इनको, इस घायल लड़की को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए नज़दीकी सबसे। उनमें ये था कि इनमें से किस पीसीआर की जिप्सी में बैठाया जाए, ज्यूरिसडिक्शन किसका है, किसके थाने में ये इलाका आता है जहाँ पे ये लड़की लहूलुहान पड़ी। इसी में कुछ वक्त बहस में गुजर जाती है। आखिर में हद तय होती है कि ये तुम्हारी हद है। तो उस हद वाली पीसीआर की जिप्सी में निर्भया को उसका दोस्त उठाकर डालता है, पुलिस वाले भी मदद करते हैं। फिर उसे सीधे लेकर सबसे नज़दीक वहाँ पे सफदरजंग इमरजेंसी था, सफदरजंग इमरजेंसी में ले जाते हैं। जब सफदरजंग इमरजेंसी में निर्भया को रात को लेकर गया और उसको अंदर ले जाया गया, तो जो पहला डॉक्टर आता है और स्ट्रेचर पर जब निर्भया को देखता है, हॉस्पिटल में घुसते ही पहले वो
चादर और कपड़े मांगते हैं, निर्भया को ठीक से ढका जाता है। और उसके बाद जब वो डॉक्टर आता है और निर्भया को देखता है तो उसकी जो पहली लाइन थी वो ये थी कि ये किसकी लाश उठा कर ले आए, ये तो डेड बॉडी है, इसका क्या इलाज करें। ये हालत थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि उसका मुंह खुल नहीं रहा था और गर्दन से लेके नीचे पैर तक ऐसा कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जो उन दरिंदों ने छलनी न किया। मैंने जैसा पहले बताया, आंत पेट से बाहर प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत हमला, सीने पे जख्म, बाहों पे जख्म, हाथ कुचले हुए, मतलब बहुत बुरी, जो भी बुरी भी शब्द क्या बोलूं इसके बारे में। खैर, फिर भी अब डॉक्टर जो है वो उसका इलाज करना शुरू करते हैं। उम्मीद बहुत कम थी। इसके बाद ये खबर फिर मीडिया में आती है 48 घंटे के अंदर गुजरते। तो जब निर्भया की इस हालत के बारे में जब बाहर खबर आती है तो पहली बार दिल्ली एकदम तंग। वो चीज़ जो लगता है कि एक रेप ही तो हुआ है, कि ऐसा भी रेप हो सकता है, ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है, ये जो सोच थी इसने एक अजीब सा गुस्सा लोगों को दिया, एक अजीब सा मतलब एक पागलपन कहेंगे लोगों के अंदर कि नहीं, ये मानने को तैयार नहीं था बिल्कुल। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है, कहानियाँ सामने आती जाती हैं, यही जब सबको बताया कैसे हुआ क्या हुआ, और अचानक निर्भया घर घर की अपनी हो जाती है। लोग उसको कोई नहीं जानते लेकिन सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। जब इतना सारा प्रेशर होता है, सीसीटीवी फुटेज में 8 किलोमीटर के दायरे में वो वाइट कलर की चार्टर्ड बस कई बार एक ही रूट से गुजरते हुए दिखाई देती है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखाई देता है कि पुलिस वाले भी हैं, पीसीआर भी हैं, लोग भी हैं, चलती बस में रेप हो रहा, लेकिन किसी को कानो कान कोई खबर नहीं। खैर, उसकी मदद से और उस नंबर की मदद से पुलिस उस बस तक पहुंचती है, फिर उस बस के ड्राइवर तक पहुंचती है, फिर उस बस के ड्राइवर के ज़रिए उस रात में जो 6 लोग थे उन तक पहुंचती है और एक एक कर सबको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। फिर वो अपनी कहानी भी बताते हैं, सुनाते हैं, उनमें से लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इधर निर्भया के लिए दुआएं जारी हैं, लेकिन तबीयत हालत ठीक नहीं होती। फिर ये हुआ कि उसके बहुत सारे ऑर्गन जो थे वो बेकार हो रहे थे और इन्फेक्शन फैलने का डर था। तो क्या किया जाए? आखिर में फैसला लिया जाता है कि 26 हार्ट के जो बहुत बड़े डॉक्टर नरेश त्रेहन वो भी जाते हैं, सफदरजंग वो भी देखते हैं। लगता था कि फिर मेदांता वहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन लगा कि नहीं, यहाँ नहीं। जो दुनिया में बेस्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल है जिसकी ज़रूरत थी निर्भया को, वो सिंगापुर में था, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल। तो ये फैसला होता है कि माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सरकार उस वक्त खुद कहती है कि हम सारा इसका खर्च सब हम उठाएंगे। तो स्पेशल प्लेन से सिंगापुर ले जाया जाता है निर्भया को 26 दिसंबर को। वहाँ माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, माँ बाप साथ जाते हैं। यहाँ दिल्ली से लेकर देश तक में निर्भया के लिए दुआएं हो रही हैं। शुरू में खबर आई कि उसकी हालत सुधर रही है, संभल रही है, लेकिन फिर 29 दिसंबर को सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और खबर आती है कि निर्भया की मौत हो गई। पूरा देश सकते में रहता है। गुस्सा और बढ़ रहा था। फिर रेप को लेकर तमाम कानून, बहस, नेताओं के बयान, पार्लियामेंट में हंगामा, सड़क पर शोर, मोमबत्तियों का जलना, सब कुछ होता है। जल्द से जल्द सज़ा देने की बात होती है। इस बीच फिर कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जब निर्भया को देखने के लिए उसका दोस्त हॉस्पिटल गया और उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उस पर्ची पे कागज़ पर लिख के वो बात पूछी उसने। तो निर्भया ने जो पहली चीज़ देखी थी वो ये कि मेरे इलाज पे बहुत पैसे खर्च होंगे। कितने हो जाएंगे? पैसे तो हैं नहीं। अब उसने कहा था तुम फिक्र मत करो,
जब इसके माँ बाप गए थे तब भी उसने लिख के बात की थी और उसने कहा था कि मैं जीना चाहती हूँ और मेरे दरिंदों को जिंदा जला देना, उनको ऐसी सजा देना। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। गुस्सा और बढ़ता जाता है, पनपता जाता है। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है। 2012 में लगता है कि चलो कुछ तो बदलेगा। इस बीच में जब मुकदमा चल रहा था, 6 में से 1 राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है, मारा जाता है। एक जो जुगनाइल था उसके सज़ा को लेके बड़ी बहस होती है, क्योंकि जब उसने ये क्राइम किया 16 दिसंबर 2012, तब बालिग होने में उसके सिर्फ 8-9 महीने बाकी, मतलब वो 17 साल कुछ महीने का हो चुका था। तब ये सवाल उठा था कि क्या उसे बालिग ना माना जाए, और फिर बालिग का मतलब क्या है। और कहते हैं कि इस पूरे जो निर्भया के साथ हुआ और मुझे सबसे ज़्यादा जिसमें दरिंदगी और हैवानियत दिखाई थी वो वही नाबालिग था, जो जुवेनाइल था। लेकिन कानून हमारा जुवेनाइल को सज़ा नहीं दे सकता, सख्त उन्हें बड़े मुजरमों के साथ जेल में नहीं रखा जा सकता, उन्हें चिल्ड्रन होम में रखा जाएगा, ये सब कुछ कहता है। तो उसी का पालन किया गया और उस लड़के को जो 7-8 महीने बाद बालिग होने वाला था, सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई। 3 साल के बाद वो बाहर बरी कर दिया गया। लेकिन उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा गया, क्योंकि ये डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि निर्भया केस का एक मुजरिम ये है तो शायद लोग उसे जिंदा मार दें। तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी को हमेशा गुप्त रखा गया। हालांकि उसके 2 नाम हैं। एक नाम बहुत कॉमन है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, एक उसका राजू है, एक निकनेम। 6 साल ये हो गया, 12 और 6 18, 18 और 6 24, करीब 23-24 साल का अब हो चुका है। बाकी एक ने सुसाइड कर लिया, एक 3 साल के बाद बाहर हो गया, बाकी बचे 4। उन 4 को लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, फिर हाई कोर्ट में भी फांसी की सज़ा सुनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उन्होंने वापस इनमें से 4 में से 3 ने चैलेंज किया, रिव्यू डाला। उस रिव्यू पिटीशन को भी अभी इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन फांसी नहीं हुई है। अभी वो चारों के चारों तिहाड़ जेल में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें उनके किए की सज़ा मिले। हालांकि उम्मीद ये थी कि निर्भया के बाद जिस तरीके का शोर और गुस्सा उठा था, जिस तरीके का दर्द महसूस किया पूरे देश में, शायद ये बहुत जल्द इसका फैसला होगा। लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ भी गिड़गिड़ा कर ही मिलता है ज़्यादातर मामले। अब ऐसा केस जो बिल्कुल आईने की तरह साफ है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर सब कुछ कहा गया था कि इसका जल्द से जल्द फैसला हो, पूरी सरकार एक तरफ थी इसको लेकर, बड़ी बड़ी बातें दावे हुए, पार्लियामेंट तक में मामला गूंजा। उसमें भी निर्भया का गुनहगार अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए 6 साल तो हो, मतलब 6 साल से अब भी जिंदा है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज भी 4 गुनहगार अपने सज़ा के इंतज़ार में हैं। हालांकि हर तरफ से फांसी की सज़ा हो चुकी है, रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुका है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट में एक उनको, और जहाँ तक मेरी जानकारी हो सकता है, मैं पूरी तरह सही ना हूँ, लेकिन एक और उनको मौका है शायद किसी टेक्निकल ग्राउंड पे, और वो भी खारिज हो गया। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका बचती। पर मुझे नहीं लगता कि अब ये आज 17 है, 13 दिन में अगला ऐसा कुछ होगा। तो 2012 को शुरू हुई थी कहानी, 18 भी बीत जाएगा। 18 में भी उन्हें उनके किए गए किसी सज़ा नहीं मिलेगी। 19 में देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरी निर्भया की कहानी थी और झकझोर देने वाली कहानी थी। कहानी मैंने आपको सुना दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ निर्भया नहीं, हमारे आसपास कभी भी कुछ ऐसा हो तो हमें इसके खिलाफ
एक तो एकजुट होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, इवन सरकार, प्रशासन, पुलिस, इन तक भी, ताकि ये लोग कुछ करें ऐसे मामलों में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद तमाम जो बातें हुई थी उसके बाद रेप रुक गए। रेप के इंसिडेंट आज भी उतनी है, बल्कि ज़्यादा है फिगर। आज भी सज़ा जो होती है वो उसी रफ्तार से हो रही है। बल्कि रेप के मामले में तो ये है कि एक आंकड़ा है मेरे पास कि हिंदुस्तान में हर साल, नहीं मतलब लास्ट 10 ईयर्स का था मेरे पास, कि लास्ट 10 साल में करीब 1,98,139 बलात्कार के मामले आए थे रेप के, 1,98,139। यानी हर रोज़ देश में 66 रेप के केसेस होते हैं और हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में देश में एक रेप होता है। दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं रेप के मामले में। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि रेप के कन्विक्शन के मामले में हम बहुत ही पीछे हैं। सिर्फ 6.3% जो पकड़े जाते हैं उनको सजा हुई है। यानी जो मैंने आपको बताया कि इतने सारे मामले जो रेप के हुए थे, अगर 2 लाख रेप के मामले हुए तो उसमें सिर्फ 12,000 लोगों को सजा और बाकी छूट गए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस अपना काम कैसे कर रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेप विक्टिम को इंसाफ दिला सके। निर्भया के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर जागरूकता हुई, आई सामने, कुछ लॉ बने, निर्भया फंड बना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी रेप उसी रफ्तार से हो रहा है, आज भी वैसे ही हो रहा है, आज भी सज़ा को लेकर वही काम। अब मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये निर्भया की तो पूरी कहानी हो गई। निर्भया की 26 दिसंबर को यहाँ से सिंगापुर ले जाया गया था माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल। 29 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। 30 को उसको दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली एक स्पेशल प्लेन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और वहाँ पे जो सारा खर्च था उसका, वहाँ पे जो सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी थी उसने उठाया था, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट ने कहा। तो सिंगापुर से अब वो इंडिया आती है। मैं कोशिश करूँगा इसके आगे कि मैं इसलिए लिख कर लाया हूँ। ये उस वक्त लिखा था मैंने जब निर्भया की मौत हुई थी और उसको इंडिया लाया जा रहा था। तो बड़ा अजीब सा एक उस वक्त सभी अफसोस में थे। तो मैंने ये था कि निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन निर्भया खुद अपने आने की कहानी, अपने आखिरी सफ़र की कहानी खुद बताए। तो ये निर्भया की तरफ से लिखा है, और मैं अब जो आपको मैं बोलूँगा नहीं, मैं ये पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी कहानी ख़त्म कर दूँगा। मर तो मैं 16 दिसंबर की उस रात ही गई थी, बस की पिछली सीट पर हाँ, मेरा वो जिस्म भी आज राख हो गया, जिसकी वजह से मैं मरी। पर सच कहूँ, मैं ऐसे जाना नहीं चाहती थी। एयर इंडिया का वो स्पेशल प्लेन जो ख़ास मेरे लिए था, जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में रात 3:30 बजे उतरा, तो मेरा स्वागत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे। किस्मत का खेल देखिए, बदनसीबी ने मेरी ज़िंदगी छीन ली, और खुशनसीबी ये कि मेरे बेजान जिस्म का स्वागत इतने बड़े लोग कर रहे थे, जिनसे मैं जीते जी मिल भी नहीं पाती। हालांकि मैं तो ऐसे तमाम एहसासों से अब दूर जा चुकी थी, पर एयरपोर्ट से बाहर आते ही मैंने देखा मेरे साथ जितने लोग थे सब कांप रहे थे। ठंड काफ़ी थी। शायद मैं आखिरी बार दिल्ली के अपने उस घर को देखना चाहती थी। पापा मेरे मन की बात अब भी समझ रहे थे, इसीलिए एयरपोर्ट से अब मुझे वहाँ ले जाया जा रहा था, जहाँ जाने के लिए मैंने 16 दिसंबर को बस पकड़ी थी। जी हाँ, मेरा घर, मेरे बाबुल का घर, वो घर जो मेरी डोली उठते देखना चाहता था, पर वो घर जहाँ अगर सब कुछ ठीक होता तो उस दिन मैं आधे घंटे में पहुँच जाती। वहीं पहुँचने में मुझे पूरे 14 दिन लग गए।
दिल चाह रहा है कि फिर भगवान से एक प्रार्थना करूं, इस बार अपनी जैसी बहनों के लिए, कि भगवान न करे आप में से कोई ऐसे अपने घर पहुंचे जैसे मैं पहुंची। पर अभी मैं अपने घर को खुद में महसूस ही कर रही थी कि कुछ ही देर बाद मेरे कानों से किसी की आवाज़ टकराई। एक पुलिस वाला कह रहा था, अब चलना चाहिए, रात अब भी सुबह का इंतज़ार कर रही थी। सोचने लगी अब इस वक्त ये लोग मुझे कहाँ ले जाएंगे। फिर फ़ौरन समझ गई कि रात के अंधेरे में ही मेरा जाना ठीक है, सवेरा पता नहीं मुझे जाने देगा भी या नहीं। दिल्ली पहुंचने के बाद 2 घंटे के अंदर अब मैं दूसरी बार फिर गाड़ी में सवार थी। शायद तब सुबह के 5:30 बज रहे थे। थोड़ी धुंध थी, पर रात अब भी उतनी काली थी। मेरे साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था। मैं ताबूत में बंद थी, पर ताबूत के अंदर से भी मेरी नजरें सब कुछ देख रही। पापा को सुबकते हुए, माँ को टहलते हुए, भैया को रोते हुए और कुछ और न जाने ऐसे कितने चेहरे थे, पर पता नहीं क्यों सब उदास थे। इसी बीच मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। क्या बताऊँ, हंसी भी आती। आपको पता है, एयरपोर्ट से घर और घर से मेरी आखिरी मंजिल तक जिसे एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, वो थी मेरी हिफाजत। जी हाँ, इतनी हिफाजत की कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। काश ये हिफाजत, खैर छोड़िए। मैं फिर ख्वाब देखने लगी, वो ख्वाब जिनकी मुझे अब इजाज़त भी नहीं, वो ख्वाब जो बस दुनिया में रहकर देखे जा सकते हैं, और मैं तो अब इस दुनिया की हूँ ही नहीं। मेरी नज़रें सब देख रही थी। हम जिधर जा रहे थे उन रास्तों को भी मैं अच्छी तरह जानती थी। एयरपोर्ट के कहीं आसपास थी शायद। इस बार सफ़र लंबा नहीं था। घर से निकलने के तकरीबन 15-20 मिनट में ही गाड़ियों का काफिला रुक गया। पता नहीं ये लोग मुझे कहाँ ले आए थे। बिल्कुल सुनसान सी जगह थी, चारों तरफ खेत नज़र आ रहा था। पर तभी अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं फ़ौरन समझ गई अब मेरे उस जिस्म को भी ख़त्म करने का वक्त आ गया था, जिसे वैसे भी उन दरिंदों ने कहाँ किसी काम का छोड़ा था। सामने एक चिता सजी थी, लकड़ियाँ रखी जा चुकी थी। ये सब मेरे लिए था, सिर्फ मेरे लिए। मैं जान चुकी थी। चिता के करीब ही मैंने शीला दीक्षित को खड़े देखा। उनके बराबर में शायद अपने गृह राज्य मंत्री भी थे। कुछ देर वहाँ सबने पापा से बात की। फिर पापा और भैया ने मुझे ताबूत से बाहर निकाला, बड़े प्यार से चिता पर लेटाया। मैं पापा को बंद आंखों से देख रही थी। वो अब भी रो रहे थे, शायद यही सोच रहे थे कि डोली से पहले मेरे हिस्से में चिता कैसे आ गई। मैं अपने पापा की लाडली थी ना। इस दुनिया से आखिरी रिश्ता तोड़कर दूसरी दुनिया में जाने का वो आखिरी वक्त अब आ चुका था। पर तभी मैंने सुना पापा किसी से कह रहे थे कि मेरे घर का सूरज तो डूब गया, पर कोई और सूरज इस तरह न डूबे, इसलिए वो चिता को आग नहीं तभी देंगे जब सूरज उनके सामने होगा। खुली जगह थी, धुंध भी थी, इसलिए सूरज अभी सामने नहीं आया था। वो आने में देर कर रहा था। शायद वो भी मुझे मेरे अपनों के पास रहने की कुछ और मोहलत दे रहा था। पर फिर ये मोहलत भी खत्म हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे सूरज ने मुझे और पापा ने सूरज को देखा, और फिर 5 मिनट बाद मैं जग उठी। चिता से झांक कर मैंने आखिरी बार अपनों को देखा, पर देखा नहीं गया, इसलिए चिता की लपटों में हमेशा हमेशा के लिए खुद को छुपा लिया। अब मैं सचमुच चली गई हूँ, पर एक बात कहूँ, इतनी खामोशी से जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसे जाना नहीं चाहती। खैर, आपका सबका एक एक का शुक्रिया जो मेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा था। मुझे पता है जब आप सुबह सोकर उठेंगे तब आपको पता चला होगा कि मैं जा चुकी हूँ। आप चाह रहे हैं कि काश मुझसे मिल ले, मुझे देख ले, लेकिन सच बताऊँ क्या करते मुझे मिले। न मैं आपको देख पाती, न आप मुझे सुन पाते। मैं कौन थी, कैसी थी, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कमाल है कि आपकी यादों में, आपकी बातों में, ये थी जब निर्भया को सिंगापुर से दिल्ली लाया गया था और निर्भया की पूरी कहानी।